नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैशर आलम और आज तारीख है 1 मार्च 2026 यानी मार्च महीने का पहला दिन। चलिए जानते हैं इस नए महीने की शुरुआत में बिहार की कौन कौन सी बड़ी और खास खबरें हैं। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, राजधानी पटना समेत 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा को मजबूत करने के लिए आधुनिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। जी हां, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में कुल 62 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से सरकारी डिपो बनाए जाएंगे। ये कार्य प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत किया जा रहा है। डिपो का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा होगा। इनके बनने से ई बसों के संचालन, रख रखाव और चार्जिंग सुविधा में सुधार होगा। यहाँ ड्राइवर कंडक्टरों के बेहतर आराम की सुविधा भी होगी। विभाग की जानकारी के अनुसार प्रत्येक डिपो में प्रशासनिक भवन, कार्यशाला, बस धुलाई रैंप, एक साथ कई बसों की पार्किंग क्षमता, चार्जिंग स्टेशन के अलावा पावर बैकअप मौजूद होगा। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय, लगभग 2 मीटर ऊंची बाहरी दीवार व फीडिंग रूम भी होगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि ये आधुनिक डिपो इलेक्ट्रिक बसों के सुरक्षित संचालन, बेहतर रखरखाव, यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, बिहार में मखाने का उत्पादन यानी मखाने की खेती का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में मखाना अनुसंधान केंद्र खोल दिया गया है। इस केंद्र में मखाना की खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया। मंत्री ने कहा कि मखाना अब हर घर के लोगों की पसंद बन चुका है। मखाना हर घर में एक बेहतर डिश के रूप शोभा बढ़ा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ठाकुर ने कहा कि शादी से लेकर छोटे छोटे समारोह में मखाना परोसा जाता है। केंद्र की मोदी सरकार ने मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर स्थित नो मैंस लैंड में वर्षों से जमे अतिक्रमणकारियों को हटाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले 2 दिनों के भीतर व्यापक स्तर पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। अररिया में आयोजित कार्यक्रम से लौटने के बाद जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने बताया कि भारत नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे तक किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सभी अतिक्रमणकारियों की पहचान कर ली गई है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिकटा की अंचल अधिकारी प्रिया आर्यानी ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल के तहत वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 को प्रभावी बनाने के लिए नो मैंस लैंड की पैमाइश कर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है। अस्थायी व अस्थायी रूप से कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, होली पर्व से ठीक पहले पक्षियों में फैलने वाली बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि फिलहाल मधुबनी जिले में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पड़ोसी जिलों में पुष्टि के बाद एहतियातन सतर्कता बढ़ा दी गई है। दरभंगा, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, नवगछिया, मुंगेर और पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मधुबनी को भी अलर्ट कर रखा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने स्वास्थ्य महकमे को निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि बर्ड फ्लू एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, टर्की, बटेर, गिनी फाउल, कौवा सहित पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। सर्दियों का मौसम एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार के लिए अनुकूल माना जाता है। यह संक्रमण पक्षियों के नाक के सराव, बीट और मृत शरीर के संपर्क से एक से दूसरे में फैल सकता है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर जिले में करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 2 प्रमुख औद्योगिक इकाई कोका कोला बोटलिंग प्लांट, जेके सीमेंट यूनिट का भव्य उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं राज्य में औद्योगिक विकास और 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम है। बरहापुर औद्योगिक क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित जेके सीमेंट की अत्याधुनिक सीमेंट यूनिट का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संयंत्र 100 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसकी उत्पादन क्षमता 3 MTPA है। इससे बिहार और आसपास के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि पहले कंपनी को प्रयागराज स्थित इकाई से आपूर्ति करनी पड़ती थी, लेकिन अब स्थानीय उत्पादन से समय और लागत दोनों में कमी आएगी।
दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शिवहर दौरे के दौरान बिहार सरकार की शराबबंदी नीति पर तीखा प्रहार किया है। कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने शराबबंदी को एक फर्जी कानून करार दिया है। प्रशांत किशोर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार को लगता है कि इस कानून से वाकई महिलाओं और आम लोगों को फायदा हो रहा है तो इसे भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है और जनता को ठगा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके अभियान के दबाव के कारण ही आज बिहार में पेंशन में बढ़ोतरी और महिलाओं को 10,000 रुपए मिलने जैसी योजनाएं चर्चा में हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार से शराबबंदी का खात्मा भी सुनिश्चित रूप से जनसुराज के कारण ही होगा। पलायन के मुद्दे पर नेताओं को घेरते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का युवा मात्र 10,000 की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में दर दर भटक रहा है, जबकि यहाँ के नेताओं के बेटे सीधे सांसद और मंत्री बन रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े फेरबदल की आहट सुनाई दे रही है। सूत्रों से मिल रही पुख्ता जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव अब राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत तेजस्वी यादव राज्यसभा जा सकते हैं, जबकि उनकी पत्नी राजश्री यादव बिहार विधानसभा में उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकती है। 1 मार्च को पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 16 मार्च को मतदान होना है। इस बीच तेजस्वी यादव ने रविवार 1 मार्च को पटना में राजद पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, यानी आज बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने को कहा गया है। माना जा रहा है कि इसी दिन तेजस्वी के राज्यसभा उम्मीदवार बनने और आगामी उपचुनाव के लिए राजश्री यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। दोस्तों, बिहार में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सूबे में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने राज्यसभा की एक सीट पर अड़े हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक सीट दी जानी चाहिए। मांझी ने बीजेपी को राज्यसभा सीट के संबंध में किए गए पूर्ववादी की याद दिलाई। मांझी ने दावा किया कि एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। 2015 में अपनी पार्टी बनाने वाले मांझी ने शनिवार को गयाजी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने हमें लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट देने का वादा किया था, लेकिन हमें केवल 1 लोकसभा सीट मिली और हमने उसे एनडीए के लिए जीता। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीट को लेकर किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कोई मांग नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी पार्टी को कम से कम एक राज्यसभा सीट तो मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, इस साल बिहार में होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। किसी भी प्रकार का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों और चौक चौराहों पर अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस महकमा ने हुड़दंगियों को, खासकर बाइकर्स गैंग, सड़क पर रेसलिंग करने वालों या होली के नाम पर किसी तरह से शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा सभी जिलों में अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिला कप्तानों को होली में संभावित हंगामा को हर हाल में नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। सभी थानों को अपने अपने क्षेत्र में तमाम संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त चौकसी बरतने को कहा गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में अपने जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों युवाओं के सपनों को संवारा है। साल 2005 से पहले बिहार को पिछड़े राज्य की सूची में अव्वल रखा जाता है। आज वही बिहार स्टार्टअप योजना के बाद अपने सफल स्टार्टअप से देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी पटना में शुरू हुए 2 स्टार्टअप फिनेस इंडिया व सर्व सुविधा प्राइवेट लिमिटेड आज रेलवे व वित्त सेक्टर में अपने समाधान से एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे हैं। उद्यमियों से बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि अपने कार्य क्षेत्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने के बजाय उन्होंने उद्यमी लगाने की योजना बनाई। शुरुआत में फंड की कमी के कारण उन्हें उद्यमी शुरू करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की स्टार्टअप योजना उनके लिए वरदान साबित हो रहा है, यानी मुख्यमंत्री की तरफ से जो योजना चलाए जा रहे हैं उनसे उसको फायदा हो रहा है।
दोस्तों, अगर आप सरकारी वकील बनकर न्याय व्यवस्था में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बिहार में एक बड़ा अवसर सामने आया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी भर्ती में अलग अलग वर्गों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 129 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29 पद, अनुसूचित जाति के लिए 42 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 64 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 25 पद और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पद आरक्षित है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून यानी लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार का अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि वो अदालत में प्रैक्टिस कर सके। एज लिमिट को न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है, जबकि महिलाओं और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल की लिमिट तय की गई है। दोस्तों, बिहार के बक्सर के रहने वाले हिमांशु पटेल ने इतिहास रच दिया है। सिमरी प्रखंड के बड़का सिंगनपुर गांव के रहने वाले हिमांशु ने अपनी मेहनत से सफलता की एक ऐसी इबारत लिखी है जिसने उनके परिवार के साथ साथ पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हिमांशु के पिता राम पटेल पेशे से एक किसान है। हिमांशु की शुरुआती पढ़ाई बक्सर के ही DAV स्कूल से हुई है। उन्होंने पंजाब से बीटेक किया। यहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल पाया। पहले ही प्रयास में गेट परीक्षा पास कर IIT गुवाहाटी से MTech की डिग्री हासिल की है। फिलहाल वे बेंगलुरु में अमेजन कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पद पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति की सबसे चर्चा में रहने वाले चेहरों में से एक है तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल RJD के निष्कासित होने के बाद अपनी नई राह चुन चुके तेज प्रताप ने शनिवार को औपचारिक घोषणा की है कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल JJD आगामी बिहार विधान परिषद MLC चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। वैशाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की खाली हो रही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद के 8 सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इनमें 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। तेज प्रताप की इस घोषणा के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वह अपने पिता लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, बिहार सरकार ने होली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर फरवरी 2026 का वेतन त्योहार से पहले भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसकी घोषणा की कि करीब 5,85,000 से अधिक शिक्षक और प्रधानाध्यापक शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन भुगतान में देरी नहीं होगी। वित्त वर्ष 2025-26 के अंतिम चरण में अनुशासन बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 10 मार्च 2026 तक गैर प्रतिबद्ध भुगतानों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। 27 फरवरी को विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मदों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। दोस्तों, नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर फर्राटा भर रहे ऑटो, टोटो और एम्बुलेंस चालकों पर अब प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है। मुंगेर शहर में यातायात पुलिस की सघन जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 21 चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े गए हैं, जबकि बिना वैध कागजात संचालित 2 एम्बुलेंस को जब्त कर लिया गया है। शुक्रवार को यातायात DSP प्रभात रंजन के नेतृत्व में शहर के भगत सिंह चौक समेत कई प्रमुख स्थानों पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। 28 ऑटो वाहनों की जांच में 21 चालक बिना लाइसेंस पाए गए। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वालों से कुल 1,18,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। डीजे वाले बाबू का दौर बेलगाम नहीं चलेगा। तेज आवाज और वाहन एक्ट नियमों की अनदेखी करने वालों पर जिला परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रात्रिकालीन अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग के अनुसार डीजे संचालक वाहन को अपने प्रयोग में करने को लेकर वाहन का स्वरूप ही बदल देते हैं, जो परिवहन एक्ट के खिलाफ और बिहार सरकार के निर्देश पर अवैध व तेज आवाज वाले डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
दोस्तों, बेटियों के सुरक्षित और सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 14 साल की किशोरियों के लिए HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान का देशव्यापी शुभारंभ शनिवार को राजस्थान के अजमेर शहर से किया है। स्वास्थ्य प्रबंधक अमित कुमार चंचल ने बताया कि अभियान के तहत वैसी किशोरियों जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन मना लिया है लेकिन अभी 15 वर्ष की नहीं हुई है, वे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर इस घातक सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकेगी। यह अभियान पहले जिला स्तर पर फिर प्रखंड स्तर पर होगी। इसके तहत 14 साल की बच्चियों को इस टीके की एक ही खुराक दी जाएगी जो उन्हें जीवन भर इस जानलेवा संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। दोस्तों, राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1 मार्च को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक पार्टी नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठनात्मक मुद्दों, आगामी चुनावी रणनीति और संभावित राजनीतिक फैसलों पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान किया जा सकता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नजर इस बैठक पर टिकी है क्योंकि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच इसे अहम माना जा रहा है। बैठक में क्या फैसला होगा, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बीच जोरदार बहस हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने कल हुई चौकीदारों पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर सरकार को घेरा। आरजेडी के विधायकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। उनके इस आंदोलन के दौरान सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनावपूर्ण माहौल बन गया। इस पर सरकार का पक्ष रखने के लिए मंत्री विजय चौधरी उठे। उन्होंने कहा, अगर सरकार नहीं चलेगी तो चौकीदारों की सुनने वाला कौन होगा। उनके बयान के बाद सदन में और भी करारा जवाब देखने को मिला। सदन में हुई बहस में दोनों दलों के विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। विपक्ष ने लाठीचार्ज को जनतंत्र और कानून के खिलाफ बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की मजबूती बताई। दोस्तों, बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को सामाजिक आर्थिक मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। राजद नेताओं ने 94 लाख दलित और अति पिछड़ा परिवारों को राज्य सरकार की लघु उद्यमी योजना से जोड़ने की मांग उठाई। राजद के अलावा AIMIM विधायकों ने मीट और मछली कारोबारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। राजद विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक वंचित तबकों को स्वरोजगार से जोड़ने की ठोस पहल नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। नेताओं का आरोप था कि सरकार योजनाओं की घोषणा तो करती है लेकिन जमीन पर उसका लाभ जरूरतमंद परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। राजद नेताओं ने कहा कि दलित और अति पिछड़ा समाज आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग है। यदि उन्हें लघु उद्यमी योजना से जोड़ा जाए तो स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर भी रोक लगेगी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बिहार STF ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले देवा गुप्ता को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी से महज कुछ घंटे पहले ही देवा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के साथ शादी की सालगिरह का एक भावुक संदेश पोस्ट किया था। गुप्त सूचना के आधार पर बिहार STF की टीम ने पटना के पाटलिपुत्र स्थित राधिका अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में अचानक दबिश दी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि लंबे समय से फरार चल रहे देवा गुप्ता यहां छिपे हुए हैं। टीम ने घेराबंदी कर उन्हें हिरासत में ले लिया। देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति कुमारी मोतिहारी नगर निगम के मेयर है और ये परिवार राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहा है। दोस्तों, किशनगंज साइबर थाना ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए साइबर धोखाधड़ी के शिकार एक व्यक्ति को 1,89,600 की ठगी गई राशि सफलतापूर्वक वापस दिलाई है। यह कार्रवाई थाना कांड संख्या 26/2025 के तहत प्राप्त शिकायत पर की गई है। साइबर थाना के पुलिस के अनुसार ठगी का यह मामला PM किसान योजना के नाम पर फर्जी APK फाइल भेजकर अंजाम दिया गया था। साइबर अपराधियों ने इस तरीके से शिकायतकर्ता को अपना शिकार बनाया था। अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी और तकनीकी टीम के समन्वित प्रयासों में धोखाधड़ी की गई पूरी 1,89,600 यानी 1,89,600 रुपए की राशि शिकायतकर्ता के खाते में वापस कराई गई है। यह मामला अभी अनुसंधान के अधीन है।
दोस्तों, होली के त्योहार पर घर लौटने वाले लोगों को कंफर्म ट्रेन टिकट नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। 4 मार्च को होली है और दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले कई लोग घर आना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनों में सीटें फुल होने के कारण उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। लंबी दूरी की कई ट्रेनों में सीटें पहले ही भर चुकी है। शुक्रवार सुबह 6:27 पर किशनगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पहुंची। इस ट्रेन से कुछ यात्री किशनगंज उतरे, जिनमें से कुछ होली की छुट्टी पर आए थे और कुछ अन्य आवश्यक कार्यों से। दोस्तों, किशनगंज में पहले सुरजापुरी महोत्सव का उद्घाटन जिला पदाधिकारी डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी ने संयुक्त रूप से किया है। यह महोत्सव सम्राट अशोक भवन के पास स्थित मोटर जांच केंद्र परिसर में आयोजित हुआ है। जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि सुरजापुरी भाषा और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया है। डीएम ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। डीएम ने नई पीढ़ी विशेषकर बच्चों पर इसकी समृद्धि विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से सुरजापुरी भाषा और संस्कृति को किशनगंज के साथ साथ जिले के बाहर भी व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिला में एक नाबालिग किशोरी की शादी को जन निर्माण केंद्र और प्रशासन की टीम ने रुकवा दिया है। स्थानीय स्रोतों से सूचना मिली थी कि गांव में 16 वर्षीय किशोरी और 18 वर्षीय किशोर का विवाह तय किया गया है। सूचना की पुष्टि होने पर संस्था के जिला समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम के नेतृत्व में एक टीम सक्रिय हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह प्रतिरोध पदाधिकारी अनिकेत कुमार के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली और पुलिस प्रशासन की टीम विवाह स्थल पर पहुंची। घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी। दोस्तों, बिहार के सहरसा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नौहट्टा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत नौहट्टा वार्ड संख्या 18 पिपराही से 3 अलग अलग परिवारों की 5 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। इस सामूहिक गुमशुदगी के बारे में पूरे इलाके में डर और सनसनी का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। घटना के अनुसार 27 फरवरी की सुबह करीब 11:30 बजे 5 लड़कियां 17 वर्षीय राधा कुमारी, 14 वर्षीय नेहा कुमारी, 12 वर्षीय ज्योति कुमारी, 12 वर्षीय कोमल कुमारी, 10 वर्षीय प्रीति कुमारी घर से घास काटने के लिए निकली थी। दोपहर बीत जाने के बाद भी जब वे वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला, तब परिजनों ने रात करीब 8 से 9 बजे तक के बीच स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी।